आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला पूरा टॉपिक खत्म किया था, चैप्टर खत्म हो गया था हमारा, लेकिन जो यूनिट है ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन डन। अरे भाई बेकार फोन, अच्छा है ऑन है, तुम गरीबों को नहीं पता कि वो ऑन है। चिल करो, ठीक है। सुनो वापस से बताओ, सारा इंट्रो खराब कर लिया मैंने, बस शांत। डन, ऑन है ना पक्का? हाँ ठीक है, हाँ फट जाए वो, पता चला ऑन ना हो। बस बच्चे बस शांत, बैटरी सेविंग के लिए होता है, स्क्रीन का करना है क्या जब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो जरा, आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक पूरा खत्म किया था, और उसी के अंदर मैग्नेटिज्म वाली यूनिट के अंदर जो सेकंड चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आता है। इसके अंदर ये सिलेबस पे ध्यान दे लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2023 के बाद काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, और इस बार कोई 2023 से लेकर 24, 25, 26 में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। इसके अंदर तुम देखोगे तो ध्यान से एक बार सिलेबस को देखो। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बार मैग्नेट के अकॉर्डिंगली, और सारा क्वालिटेटिव ओनली। टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला यूनिफॉर्म क्वालिटेटिव ओनली। तुम्हें दिख रहा है हर तरफ सिर्फ क्वालिटेटिव है, जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, अर्थात डेरिवेशंस नहीं है। क्वांटिटेटिव जहां होता है वहां हमें मैथमेटिकली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पर थ्योरी वाइज मीनिंग पता होना जरूरी है, उसको डेराइव नहीं करना। हम देखेंगे, रिकैप की तरह पढ़ेंगे उसे फटाफट से, लेकिन उसकी डेरिवेशन को तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एंड रिजल्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल के, पैरा, डाई, फेरो, ये सब रेलेवेंट है। ये वाला है जहां एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन बनेगा, इस वाले पार्ट में से। ऊपर वाले में से भी बन सकता है, लेकिन चांसेस थोड़ी कम रह गई, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको फटाफट से निपटाते चलेंगे, और जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको भी डायग्राम के थ्रू ही खत्म करेंगे। देखो चैप्टर बहुत सीधा सा, द फिनोमेना मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म में द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स द ओर was called magnetism. The iron ore showing it this effect is called natural magnet. सबको पता है मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म बेसिकली लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना, और जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करे कि लोहे के टुकड़ों को, आयरन ओर्स को कोई चीज अट्रैक्ट करे, उसको हम नेचुरल मैग्नेट कह रहे हैं। बार मैग्नेट कैसा होता है अपने को पता है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। ये भी पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, और साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ। ये कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज लूप बनाती है, क्लियर है। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ की तरफ जाएंगे बाहर, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे, क्लियर है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट क्या बताएगा हमें, टेंजेंट बताएगा उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को टेंजेंट बता देगा। किसी को दिक्कत, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नीट्यूड में हम देखें कैसे होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद करो जो कूलम्स लॉ में था, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम वैसी कहानी, फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट is directly proportional to product of the magnitude of poles divided by square of the distance of separation between them. F is equal to km1 m2 by r square, k की वैल्यू म्यू नॉट by 4 pi, m1 और m2 हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, k मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। सॉर्टेड, बहुत सीधी सी चीज। When a magnet is suspended freely with the help of a thread, it comes to rest along the north-south direction. क्यों भाई, ऐसा ही क्यों? क्योंकि मैग्नेट खुद को अलाइन करेगा एक ऐसी पोजीशन में कि उसके ऊपर मिनिमम फोर्सेस लगे, बैलेंस हो सके, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अर्थ खुद एक मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है, तो अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेट को लटकाऊंगा तो वो खुद को एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन करने की कोशिश करेगा, और अर्थ के अकॉर्डिंगली जब वो खुद को अलाइन करेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर पाएगा। ये क्लियर है। ये एक इक्वेटोरियल लाइन हमने ड्रॉ करी है, यहां पर ये ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहां हमने एक मैग्नेट को लटका दिया, और इस लाइन को हम क्या करें, एक्सियल लाइन। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सॉर्टेड है।
A vertical plane PQ passing through north-south line of a freely suspended magnet is called magnetic meridian. Magnetic meridian क्या है? पूरे प्लेन को कह रहे हैं, जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन PQ पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन, ये नॉर्थ साउथ लाइन दिख रही है, इसके साथ जो पूरा प्लेन होगा, जैसे ये एक नॉर्थ साउथ लाइन है, इसके साथ ये पूरा जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली क्या है? जो इस नॉर्थ साउथ के अलोंग ऐसे एक प्लेन बन गया। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, it is an imaginary curve, the tangent to which at any point give us the direction of magnetic field B at that point. ये भी sorted. Magnetic dipole, a magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength and separated by small distance. ये भी बहुत बेसिक। ये ध्यान से देखो, ऐसा ये बिल्कुल वैसा ही नहीं चल रहा है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, है ना? बस यहाँ चार्जेस की जगह मैग्नेटिक पोल्स आ गए हैं, जहां प्लस क्यू और माइनस क्यू था, यह नॉर्थ और साउथ आ गया, बाकी बिल्कुल सेम कहानी। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था? Q इंटू 2a, Q की जगह यहाँ M आ गया और 2a की जगह हमने 2L लिख लिया, ठीक है? स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल टाइम्स बेसिकली टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो M इंटू 2L हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल and the magnetic length 2L of magnet. किसी को दिक्कत? ठीक है। Magnetic dipole moment is a vector quantity directed from south to north. ये भी क्लियर है? ठीक है। Magnetic dipole moment क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि हमेशा कहां से कहां जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। वहां भी यही था, जब हम चार्जेस की बात कर रहे थे तो फील्ड लाइंस कहां से निकलती थी? प्लस क्यू से निकलती हुई नेगेटिव की तरफ जाती थी, ऐसा ही था ना? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती थी, ऐसा ही था। लेकिन डायपोल मूवमेंट कहां आता था? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां भी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती कहां है? नॉर्थ टू साउथ, पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहां आता है? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद यूनिट क्या आएगी? जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन M0L2 T0I। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। अब ये देखो जरा, ऐसा कुछ डायग्राम देखा हुआ लग रहा है? याद करो, जब हमने एक्सियल लाइन के लिए यहां हमारे पास एक चार्ज, यहां चार्ज माइनस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, जिसको मैंने a और a लिखा, और यहां से एक्सियल लाइन पे एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा था P पॉइंट के ऊपर, और इसका डिस्टेंस आ गया था R। याद आया? ये क्या किया था हमने निकाला था P पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। याद आया? सेम कहानी यहां पर मैग्नेट के केस में। हमारे पास एक मैग्नेट, इधर साउथ इधर नॉर्थ, यहां इमेजिनरी यूनिपोलर मैग्नेट मान लेते हैं, एक यूनिट पोल वाला मैग्नेट मान लेते हैं। अगर यहां नॉर्थ पोल हमने रख दिया है किसी मैग्नेट का, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स उस साइड निकलाएगी। डिस्टेंस सेम, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? D माइनस एल, और टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? D प्लस एल। दोनों को माइनस करेंगे, सेम तरीके से बिल्कुल सेम रिजल्ट, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m d बाय d की पावर 4 काटा पीटी करी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय d क्यूब। वहां क्या था? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाय r क्यूब। बिल्कुल सब कुछ सेम। यहां 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया, और 2p की जगह मैग्नेटिक जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था उसकी जगह मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और डिस्टेंस का क्यूब। क्लियर है? पक्का? सेम इसी तरीके से अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा तो सेम चलेगा। इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर भी हमारे पास कैसे काम करेगा? इक्वेटोरियल पे भी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से क्या रहेगा? यहां पे अपने पास सेम बिल्कुल जैसे उसमें कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे थे। किसी को दिक्कत हो तो बताते रहना बच्चा, पूरा ड्रॉ करके लिख के बता दूंगा। अदरवाइज सिंपल बात करें, वही यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ हमने एक यूनिपोलर मैग्नेट अज्यूम किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक ही टाइप का पोल है। अगर वो नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में जाएगी रिपल्शन, कंपोनेंट्स बनेंगे 2। अगर साउथ है तो साउथ की तरफ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा, कंपोनेंट बनेंगे 2। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल सेम, और हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। नेट रिजल्ट 2b cos थीटा।
cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और b की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज डल जाएंगी। बिल्कुल डिट्टो सेम डेरिवेशन। क्लियर है? मैंने पहले ही बताया ये डेरिवेशन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स पता होने चाहिए तुम्हें कैसे निकालना। क्लियर है? किसी को दिक्कत? फिर है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये भी समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। फिर है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। देखो करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल ये रेलेवेंट टॉपिक है, काफी बात बहुत ऐसी कर रहे हैं जो बहुत सारे कंसेप्ट में लगती है। हमने क्या बात करी थी? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एक लूप है मेरे पास मान लो एक लूप है, कोई लूप देखते हैं, रुको। ठीक है, हमारे पास मान लो यही लगा लो, ये एक लूप है जिसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं? बताओ करंट की डायरेक्शन थंब देता, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देते, पर यहां तो करंट गोल घूम रहा है, कहां पकड़ू? समझो जरा। अगर करंट मान लेते हैं, एक पहली बात तो ना एक काम करते हैं, हम सब एक डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि मेरा क्लॉकवाइज तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा, आ रहा है ना, तो सेम आता है। अब तुम्हारा भी क्लॉकवाइज, मेरा भी क्लॉकवाइज, करंट जा रही है इससे क्लॉकवाइज अगर करंट जा रही है तो यहां पे देखना, यहां ध्यान दो, इस जगह पे थंब की डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकली? इधर। यहां भी थंब की डायरेक्शन, यहां भी, हर तरफ थंब की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई कि नहीं? या मैं सीधा ये कह दूं, कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई? अगर एक लूप है तो लूप के अंदर जहां करंट जा रही है वो कर्लिंग फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहां से वहां। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो एक करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, पहली बात तो उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक और पॉइंट वैलिड होना चाहिए, भाई मैग्नेट कभी यूनिपोलर नहीं हो सकता। यूनिपोलर समझते हो? एक ऐसा मैग्नेट जिसका एक सिंगल पोल हो, ऐसा एग्जिस्ट कर नहीं सकता कुछ। तो यही लूप अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो ये सिर्फ नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन आ गई, तो इसके दो पोल्स कहां हैं? अगर तुम करंट के लिए देखो, अब आते हैं तुम और मैं, यहां से करंट जा रही है ऐसे, मुझे दिख रही है क्लॉकवाइज, तुम्हें कैसे दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे लिए ये वाला हिस्सा करंट ऐसे भेज रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तुम्हारी तरफ, और अगर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? अभी भी इधर, ये तो सेम ही आ रही है। फिर उधर डायरेक्शन बदल रही है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज बदला कि नहीं? अगर मेरी तरफ से क्लॉकवाइज बन रही है तो तुम्हारी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज बनेगी कि नहीं? बनेगी। दूसरा एक और पॉइंट, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो हमारे पास एक सीधी चीज क्या आती है बच्चा? अपने पास जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक सिंपल फंडा आता है कि अगर मैं किसी लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ऑब्जर्व करूं तो वो हमेशा साउथ पोल बनता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी करंट तो हमेशा क्या बनेगा? साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। तो यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों ही दिख रहे हैं, यहां से क्लॉकवाइज उधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए ये साउथ है, तुम्हारे लिए ये नॉर्थ है। तो एक ही टाइम पे लूप साउथ और नॉर्थ दोनों तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए करंट कैरिंग लूप, ध्यान रखना, ये मोनोपोलर नहीं है, ये मोनोपोलर मैग्नेट्स हम बना ही नहीं सकते। जो भी मैग्नेट्स बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे? डायपोल्स वाले, बायपोलर, बेसिकली एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। अब इसी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या करी ये क्लियर है बच्चा? लुकिंग एट द लोअर फेस
current is anti-clockwise, thus obtain the south polarity. At upper face, current is clockwise, thus obtain the north polarity. मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था वहां, clockwise और anti-clockwise. पक्का मैंने उल्टा नहीं लिखा था अभी. सीधा घूमेगी साउथ बनेगा, उल्टा घूमेगी नॉर्थ बनेगा, ऐसा होना चाहिए. हाँ जी, यही लिखा था. यहां मैंने क्या लिख दिया, लोअर फेस पे देख रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज. अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से चीजें बदल रही हैं, सिर्फ करंट की डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रही है. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के हिसाब से यहां लिखा गया कि लोअर फेस के ऊपर क्लॉकवाइज दिख रही है उसे, तो साउथ पोल दिख रहा है, और ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, इसलिए नॉर्थ है. ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे रहेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अकॉर्डिंगली बदलेगा. तो कंफ्यूज मत होना, यही रखो जो मैंने बताया अभी. साउथ पोल कब होगा, जब सीधा घूमेगा क्लॉकवाइज, सीधा घूमेगा साउथ पोल, उल्टा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नॉर्थ पोल. एक फेस साउथ, एक पोल, एक फेस नॉर्थ. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज प्रोपोर्शनल टू करंट. भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जितनी ज्यादा करंट आएगी, पहला. दूसरा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जितना लूप का साइज बड़ा होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाएगा. और तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स. तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स. m इज प्रोपोर्शनल टू i, प्रोपोर्शनल टू a. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए k लगा दिया, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. m इज इक्वल टू ia. और तीसरी चीज अगर मैं n इंट्रोड्यूस कर दूं, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगी एक लूप के लिए, वो क्या आएगी, NIA. क्लियर है, पक्का. एक करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, NIA, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. फिर आता है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. देखो भाई, हमें पता है सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है. पता है सोलेनॉइड क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे करंट के लूप्स हैं, लेंथ बहुत बड़ी है एरिया के कंपैरेटिवली. और हमने देखा था एक लूप मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इतने सारे हजारों लूप हैं, सारे मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो वही सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करेगा. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. लेकिन क्या बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह काम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में बात कर रहे हैं. अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, तो बार मैग्नेट की भी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है. अगर दोनों को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाए कि मैग्नेटिक, ऑब्वियस है, देखो बार मैग्नेट के अंदर करंट पास करने की जरूरत नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. सोलेनॉइड के अंदर जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकती है. सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन स्विच हो सकती है, बार मैग्नेट में नहीं हो सकती. ऑब्वियस है, ये बेनिफिट्स हैं जो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ने शुरू किए थे. लेकिन काम अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो बार मैग्नेट और इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मतलब बेसिकली सोलेनॉइड है, दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर तो एक जैसा हो सकता है ना. अगर मैं सोलेनॉइड की एक सर्टेन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दे दूं, और सेम मैं एक बार मैग्नेट के लिए दूं, तो दोनों के दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे, इक्विवेलेंट बिहेव कर सकते हैं. ए रेडियस ऑफ अ सोलेनॉइड टू ए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, पर मैं फिर बता रहा हूं, बताइए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिव है, सिर्फ हमें सिर्फ समझना है कि बार मैग्नेट और ये जो अपना सोलेनॉइड है, ये इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के केस में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के केस में. क्लियर है, ये डेरिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है. मेन यहां दिखाया भी क्या है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं या सोलेनॉइड लेता हूं, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो निकलेगी μ0/4π2m/r3 एक्सियल लाइन पे सेम निकल रही है. यही निकली थी हमारे मैग्नेट के लिए, यही निकलेगी हमारे सोलेनॉइड के लिए. ठीक है, क्लियर. फिर आता है टॉर्क ऑन द बार मैग्नेटिक फील्ड. अब याद करो, ये वाला भी हमने किया हुआ है. कहां किया था हमने? इलेक्ट्रोस्टैट में हमने करा था व्हेन द डायपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल में इसमें क्या होगा, यहां नॉर्थ रख दिया, यहां साउथ रख दिया. नॉर्थ पोल इधर अट्रैक्ट हुआ, साउथ पोल उधर, मतलब नॉर्थ पोल जो होगा वो साउथ की तरफ, साउथ होगा वो नॉर्थ की तरफ. तो ये नॉर्थ गया इधर, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, m × b. क्या था वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या किया था, QE, F इज इक्वल टू QE. Q की जगह यहाँ m है, E की जगह मैग्नेटिक फील्ड है. यही था, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों क्या बन गए, कपल क्रिएट हो गया. कपल क्रिएट हो गया, MB को अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा.
बिल्कुल सेम डेरिवेशन। हमने क्या किया, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल, फोर्स आया mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया na इज इक्वल टू 2l sin थीटा, और यहां पे mb 2l sin थीटा में हमने m इंटू 2l को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M, यही था ना, स्मॉल m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कैपिटल M के इक्वल था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो mb sin थीटा या m क्रॉस b, वहां क्या आता था p क्रॉस e, यहां पे आ गया m क्रॉस b। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टैट के एनालॉगी चल रहा है कि नहीं सब कुछ, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ कंपास नीडल, इसके अंदर हम क्या करें, देखो अब कंपास नीडल के थ्रू क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जा सकता है, डेरिवेशन सीधी सीधी नहीं बनेगी लेकिन बात वही है, पर ये एक ऐसा टॉपिक बन रहा है जो दिया जा सकता है। हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। अब ये मैग्नेटिक कंपास है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, अ स्मॉल कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m हेल्ड एट एन एंगल थीटा विद b, टॉर्क ऑन द नीडल, टॉर्क कितना आएगा mb sin थीटा, इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड इट ट्राइज टू अलाइन द कंपास अलोंग b, यही होगा। ये जितने एंगल पे है वो क्या कोशिश कर रहा है, वो वापस अपनी बिल्कुल उस इनिशियल पोजीशन पे, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है जहां वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, यही था, याद आया कि नहीं। तो हमने ये कब किया था, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल पे अलाइन किया था और वर्क डन के फॉर्म में निकाला, टॉर्क mb sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा भी होता है कि नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, I हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो mb थीटा sin थीटा और थीटा इक्वल क्यों किए, मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो sin थीटा और थीटा ऑलमोस्ट इक्वल है, और हम sin थीटा की जगह डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो रीस्टोरिंग टॉर्क है, वो उसे दूसरी साइड में लेके जाना चाहता है, थीटा को कम करना चाहता है, तो mb थीटा इज इक्वल टू I अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकली माइनस mb बाय I इंटू थीटा, और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, t की वैल्यू 2 पाई थीटा बाय अल्फा, t इज इक्वल टू 2 पाई I बाय mb, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I बाय mb, और b की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर I बाय mt स्क्वायर। यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है, इसको क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बात कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, यहाँ I अल्फा वाला कंसेप्ट जो रोटेशनल मोशन में हमने किया था 11th में, बस वो डाल दिया, कंपेयर किया mb थीटा को I अल्फा के साथ, और वहां से हमने निकाला कि अल्फा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वही जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था u के लिए, mb sin थीटा d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, यही था। डाइपोल मूवमेंट किसी एंगल पे अलाइंड है, हम कह रहे हैं कि उसको लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जितना घुमाने में वर्क डन लगेगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमने इंटीग्रेट किया था तब भी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, वर्क डन mb sin थीटा इंटू d थीटा, यही है ना। अगर वो घूम रहा है तो रोटेटिंग फोर्स टॉर्क आ गई, और डिस्प्लेसमेंट आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, तो टॉर्क d थीटा को हमने इंटीग्रेट किया थीटा 1 से थीटा 2, फाइनल आंसर आया mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट। फिर से वहां हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट में m की जगह p आया था, b की जगह e आया था, बाकी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 एज इट इज। क्लियर है। अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैट आता हो तो अभी तक का तो सारा कुछ रिपीट ही हो रहा है, एज इट इज चल रहा है। स्पेशल केसेस वही, थीटा की वैल्यू 90 डाल दो, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 डालेंगे तो वो मिनिमम पे आएगा, 180 डालेंगे तो वो मैक्सिमम पे आएगा, जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सॉर्टेड, ठीक बात है, समझ में आ रही है बात। अब है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। भाई ये गॉस लॉ है। गॉस थ्योरम में क्या था, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां ये थोड़ा सा बदलाव आ गया कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट कहा था, पर यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो सीधा सीधा 0 रहेगा। हाँ जी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। फ्लक्स क्या था, जितनी कोई भी फील्ड लाइंस है किसी यूनिट एरिया से पास करें उसको हम फ्लक्स कहते थे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। अब आता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। एक पूरा ही टॉपिक जो खत्म हुआ है, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट की रिवीजन हुई एक तरह से, हमने रिकॉल किया और कुछ नहीं किया है ना। अभी जो हमारे पास है वो क्या है बच्चा,
मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट में क्या होता है, देखो एलिमेंट्स में बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एट अ प्लेस आर क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट बेसिकली वो क्वांटिटीज जो किसी पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होगा, देखो अ स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। कहानी क्या हुई, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के लिए देखो, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल एज इट इज फिक्स, मैं अगर एक मैग्नेट को यहां लटका दूंगा तो वो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, ये हमेशा होगा। करके दिखाऊं, बहुत सीधी सी चीज है, नहीं दिखाऊं करके, मतलब दिखाऊं, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट से जोड़ा तो एक मैग्नेट का ही काम करेगा, ये तो पता है ना सबको। अब एक काम करते हैं, छोटा मोटा कोई धागा लेते हैं और उसके साथ इसको लटका देते हैं अगर, तो ये किसी एंगल पे वैसे देखें अगर बैलेंस्ड होगा तो सीधा रहना चाहिए। 2 मिनट दो, मिल गया। ये देखो जरा, हमारे पास एक धागा है ये, अभी मैं इसको किसी बिल्कुल बीच में 1 2 3 4 5 है, 4 कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर बराबर वेट रहे। अब हम इसके बीच में से इसको लटका के देखते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ बिल्कुल ठीक है। अब देखो जरा, ये तो चीटिंग होगी। अरे नहीं हुई है चीटिंग, गंदे लोगों, टेढ़ा है वो हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नहीं है टेढ़ा, ऐसे मत करो, मान लो ना टेढ़ा। अरे टेढ़ा है अभी, टेढ़ा है, ऐसा नहीं है यार, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ये रुको, ये है, अरे इतना ही होएगा, ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, है वो, मैं अभी कैसे दिखाऊं तुम्हें। अरे लाइट ऑफ कर दी, सुनो, मैं तो और ही काला हो गया होगा। ये देखो जरा, अरे एक तो ये सारी चीजें मेरे पास मैग्नेट वाली है, पर मैं कंपेयर भी क्या करूं, मेरे हाथ से ऐसे पेंसिल पकड़ी हुई तुम मान लोगे सीधी है, उसके कंपैरिजन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो यही दिख रहा है, ये बदतमीज सा उधर ही क्यों मुड़ रहा है, मैं इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि ये, हाँ, अरे माइक छोड़ो मालिक, वो माइक का मुद्दा नहीं है, अरे क्योंकि नहीं होगा। अरे सुन लो भाई, सिर्फ मेरे ही पास मैग्नेट्स नहीं है सारे, अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके साथ अलाइन कर रहा है। यहां देखो, इंडिया कह रहा हूं सॉरी, अर्थ के नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंगली अलाइन कर रहा है ये खुद, हमारा कोई पर्सनल नॉर्थ साउथ है नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर रहा है, मैं जैसे मर्जी घुमा दूं ये वापस से घूम फिर के टिकेगा वहीं पे, ठीक है। और दूसरा, ये जो तुम डिक्लाइन देख रहे हो इसके अंदर, ये बहुत माइनर सा रहेगा, बहुत ऐसा तगड़े वाला एंगल नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक एंगल होता है फिर भी, अगर तुम इसको इसके सेंटर लाइन से नापोगे। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। जो एक नॉर्मल जो हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके साथ, वैसे भी अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो सोशल के अंदर, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एक अलग एंगल होता है, मैग्नेटिक प्लेन अलग रहता है, ज्योग्राफिक प्लेन अलग रहता है, उनके बीच में एक एंगल आता है, उसी एंगल के अकॉर्डिंगली ये अलाइन कर रहा है खुद को। और उस एंगल को क्या कह रहे हैं, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट द प्लेन एट दैट प्लेस। क्लियर है ये, ठीक बात है। अब ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को इस तरीके से बताने की कोशिश क्या करी हुई, ऐसे ही कि अगर ये ज्योग्राफिक प्लेन है तो मैग्नेटिक प्लेन हल्का सा किसी एंगल पे आ जाएगा इसके साथ, ये समझ रहे हो। ये जो 2 पेजेस से बनाने की कोशिश करी है वो यही करी हुई है। क्लियर है कि इस तरीके से मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल प्लेन एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे अलाइंड है, ठीक बात है। फिर इसके अंदर क्या आता है, अब यहां पर ये यही दिखा रखा है कि ये यहाँ पे डेल्टा के साथ इंक्लाइंड है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, और ये हमारे पास मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक थीटा एंगल पे अलाइंड है। अब आता है मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
Magnetic dip at a place is defined as the angle with the direction of total strength of earth magnet field makes with the horizontal line. क्या है? एक हॉरिजॉन्टल के साथ जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पे होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सेम सी बात होगी, क्योंकि जो डिक्लाइनेशन में था उसमें मैग्नेट था, यहां पर हमने सिंपल बात करी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन और ज्योग्राफिकल लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है तो वो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन हो गया। अब यहां पर दो कंपोनेंट आते हैं बच्चा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है? अगर यहां पर हमारे पास ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये डिक्लाइनेशन आ रहा है हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, तो ये वाला जो लाइन है ये क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसके जो वर्टिकल साइड में आएगी लाइन, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आई है? ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ अगर वो किसी एंगल पे है तो इस स्ट्रेंथ के दो डायरेक्शंस आएंगे, एच और वी। एच आएगा हॉरिजॉन्टल, वी आएगा वर्टिकल। क्लियर है ये बात? हमारे पास है ए के टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जो हमारे पास आ रही है, और इसके दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे तो आर कॉस डेल्टा, वर्टिकल बनाएंगे आर साइन डेल्टा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan डेल्टा इज इक्वल टू वी बाई एच। वी वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो नॉर्मल चीज चल रही है बिल्कुल, जैसे वेक्टर्स के अंदर हम कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहे थे। डेल्टा अगर 90 हो जाए तो h इज इक्वल टू आर कॉस 90, दैट इज 0। डेल्टा अगर 0 होगा h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, विच इज मैक्सिमम। क्लियर? फिर आता है एक न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बच्चे? एक ऐसा पॉइंट जहां पर मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ और अर्थ की मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काउंटर कर पा रही होंगी। जिस पॉइंट पे कर पा रही होंगी वहां जाकर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। The point where the net magnetic field due to magnet and the magnetic field due to earth is 0 are called neutral points. समझ में आया? यहां तक आज टॉपिक कवर करते हैं। इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं हमारे पास उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म वगैरह वैसे तो सिलेबस में नहीं, अरे देखता चला गया भाई, ठीक है, वैसे तो सिलेबस में नहीं है ये वाला, बट ये कॉम्पिटेटिव के अंदर टेंजेंट लॉ और क्यूरीज लॉ वगैरह आने हैं। डेरिवेशन वाइज कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी है, हर कोई थ्योरी पढ़ के आएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर।